नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत और फिर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 और उसका दूसरा भाग। कल हमने पढ़ा था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, सक्रियता की श्रेणी और उसके आधार पर धातु और अधातु किस प्रकार से एक साथ अभिक्रिया करते हैं। जी हाँ, आज अपन इस भाग में पढ़ने वाले हैं आगे का रिवीजन जो शेष रह गया है पॉइंट टू पॉइंट। अब आपको पहले तो एक काम करना है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है। कल क्या हुआ, कल की एक बात बताता हूँ। कल मैं वीडियो बना रहा था, तो मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, उधर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया इसके चक्कर में, इसलिए पहले वीडियो शॉट ले लें, ठीक है। अनहोनी कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना रिवीजन कोर्स, धातुओं की प्राप्ति। जो धातुओं की प्राप्ति है कि धातुओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो धातुओं को हम कहां से प्राप्त करेंगे? जमीन से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। और ये धातु हमको पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है, जिसको अपन भूपटल बोलते हैं, उस सतह से अपन को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, अपन को जो ये धातु हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। और किस रूप में प्राप्त होते हैं? खनिज रूप में। किस रूप में? यानी जो भी पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। यानी पृथ्वी की भूपटल से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब जो खनिज प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ खनिज हमारे लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे यौगिकों को, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जी हाँ, ये जो अयस्क हैं इनका उपयोग या महत्व इनका बहुत ज्यादा रहता है। तो इनको हम किनसे प्राप्त करेंगे? खनिज से। खनिज से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके जरूर लिखें कि प्रत्येक अयस्क खनिज हो सकता है, खनिज होता है, पर प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होगा। क्योंकि खनिज तो अपन हर उस पदार्थ को, हर उस तत्व को कह रहे हैं जो जमीन से निकल रहा है। लेकिन क्या सभी का महत्वपूर्ण योगदान है या सभी हमारे लिए उपयोगी हैं या ज्यादा उपयोगी हैं? इसलिए नहीं। तो वही अयस्क कहलाएंगे जिनका क्या होगा? ज्यादा लाभ होगा या हमारे लिए वो लाभदायक होंगे, ठीक है। इसके बाद में जब जो अयस्क प्राप्त होता है तो उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी गंदगी होती है। तो उनसे हमको क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। यानी अयस्क का क्या करना पड़ेगा? हमको सांद्रण या निष्कर्षण करेंगे और उससे हमको क्या प्राप्त होगी? धातु प्राप्त होगी। तो धातुओं की अगर बात करें हम, तो धातुएं नॉर्मली में 3 प्रकार की होती हैं उनके सक्रियता के आधार पर। अपन ने इससे पहले भी पढ़ा है। जैसे कुछ धातुएं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं जिनको हम कहेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु। पहली धातु कौन सी है? उच्च अभिक्रियाशील धातु, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दूसरी धातु है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, यानी बीच की क्रियाशील धातु है, ना ज्यादा है ना कम। उनमें जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। इसके अलावा कुछ धातु ऐसी होती हैं जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है या निष्क्रिय होती है, वो किसी से कुछ अभिक्रिया करती नहीं है, उसको हम कहते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। जैसे सोना है, चांदी है। तो जो ये निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं, मध्यम अभिक्रियाशील हैं और उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, ये तीनों पृथ्वी में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो वो कहीं ना कहीं किसी से अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके वो किसके रूप में? या यौगिक के रूप में पाई जाएगी, मतलब मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगी। तो मध्यम वर्गीय तो वो भी अभिक्रियाएं करेंगी पर कम करेंगी। लेकिन निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं वो प्रकृति में इतनी निष्क्रिय होती हैं
अनअभिक्रियाशील होती हैं कि वो किसी से अभिक्रिया करती नहीं है, इसलिए वह प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना जमीन के अंदर से निकालो तो डायरेक्ट सोना, यानी वो किसी से कोई अभिक्रिया करती नहीं है क्योंकि वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद में मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, वो जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये किसी ना किसी यौगिक के साथ में अभिक्रिया करेंगे और यौगिक बना करके रहती हैं। तो इनको अलग करने के लिए, इनका निष्कर्षण करने के लिए हम यहाँ पर विधि लेंगे कार्बन के उपयोग से अपचयन, यानी कार्बन के उपयोग से हम इनका अपचयन करेंगे तो यहाँ पर ये किसके रूप में मिलेंगे? ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे तो अपन को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएंगी, अपन इनका अपचयन करेंगे। अगला जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, यानी ये मुक्त अवस्था में ये धातु कभी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो क्रिया करके ही रहेंगी, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगी। तो ये इनको शुद्ध निष्कर्षण करने के लिए हम विधि काम में लेंगे विद्युत अपघटन। क्या लेंगे? विद्युत अपघटन में इनको गर्म करेंगे और तब हम प्राप्त करेंगे धातु। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के धातु पढ़े हमने, और 3 प्रकार के धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम अलग अलग विधि हैं जिनके आधार पर हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आती है गेंग। क्या आती है? गेंग। कि जब हम इन विधियों से कुछ धातुएं यानी शुद्ध रूप प्राप्त कर लेंगे, फिर भी वो धातुएं कुछ शुद्ध नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि तब भी उनमें मिट्टी या रेत कुछ जैसी गंदगियां रह जाती हैं। तो जो वो मिट्टी और रेत जैसी कुछ अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। कि अयस्कों में पाए जाने वाली मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गेंग कहते हैं। ये यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं, किस रूप में प्राप्त होती हैं। धातुएं क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार की हैं। इनको हम किन प्रकार से शुद्ध धातुएं प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी विधि है, अपन इनको एक चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन कौन से चरण हैं जिनके द्वारा हम अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। चार्ट के द्वारा समझते हैं। यह है अयस्क का सांद्रण, निम्न चरणों के माध्यम से करते हैं। ये आपका डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, इससे आपको जो भी धातु हैं उनका हम निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, ये हमको इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर ये अपन के दिमाग में रहेगा तो तुरंत अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी विधि से उसको अलग करते हैं। चलो समझते हैं। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनको हम गलित धातु का विद्युत अपघटन, गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे और विद्युत अपघटन के द्वारा हमको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा या धातु प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरे हमने जो धातु देखे थे वो थे मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उनमें 2 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, एक सल्फाइड के अयस्क और दूसरे कार्बोनेट के अयस्क। तो अगर सल्फाइड के अयस्क हैं तो एक भर्जन विधि है, उसको काम में लेते हैं, और अगर कार्बोनेट के अयस्क हैं तो निस्तापन विधि अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में भर्जन और निस्तापन दोनों ही विधि से जो धातु प्राप्त होगी तो वो धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगी, यानी धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। और धातु ऑक्साइड का हम करेंगे अपचयन, और अपचयन के बाद में हम क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा। उसके बाद में जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं वो यूं तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन अभिक्रियाशीलता के आधार पर भी कुछ धातु जैसे बीच में मरकरी है, कॉपर है, ये ऐसे धातु हैं जो ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? इनके अयस्क सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अगर आपको स्वतंत्र रूप में मिल रहे हैं जैसे सोना है, चांदी है, लेकिन कुछ जो धातु हैं जो उनसे थोड़े से अभिक्रियाशील हैं तो उनके अंदर जो अयस्क मिलेंगे वो सल्फाइड के मिलेंगे, और सल्फाइड को अपन भर्जन विधि से प्राप्त करेंगे, और भर्जन से क्या प्राप्त होगा? धातु। और धातु का हम करेंगे परिष्करण।
परिष्करण का मतलब क्या होगा कि परिष्करण का मतलब है कि जो भी ये सारी विधि हैं इनसे भी धातु में कुछ ना कुछ क्या हो जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। तो जो ये अशुद्धियां रह जाती हैं उनका हम उसके बाद में क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे। क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, जिसके द्वारा हमें एकदम शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ठीक है, समझते हैं। अब बारी बारी से समझते हैं कि किस प्रकार से तो हम विद्युत अपघटन करेंगे, किस प्रकार से भर्जन करेंगे, निस्तापन और भर्जन अपचयन, यानी हम बारी बारी से एक एक का शोधन करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे और समझेंगे ये विधि कैसे अप्लाई होती है, इनसे धातु को कैसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कहो कि सर वीडियो बंद हो गई, इसलिए रिस्क नहीं लेनी, स्क्रीनशॉट ले लो। निम्न सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले निम्न सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, यानी जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, निम्न है, तो उनमें से भी प्राकृतिक रूप से मिलेंगे, और अगर कुछ अगर है तो वो रहेंगे सल्फाइड गैस में, जैसे HGS, ये है बेटा मरकरी का सल्फाइड और इसका नाम है सिनेवार। क्या नाम है, सिनेवार। ध्यान रखेंगे, मरकरी का जो सल्फाइड एस्क है, सल्फाइड एस्क है ये HGS और इसका नाम है सिनेवार। तो यहां पर ये इसका क्या करेंगे, हम तापन करेंगे, यानी वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और क्या प्राप्त होगा, SO2। उसके बाद में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसका यहाँ पर वापस से गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमको शुद्ध मरकरी प्राप्त होती है, और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फाइड का, क्योंकि कॉपर है तो मैंने बताया कि जो कॉपर है वो भी किस में पाया जाता है, कभी कभी, यानी कॉपर के सल्फाइड में पाया जाता है, क्योंकि निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है और SO2, वापस पुनः गर्म करते हैं तो हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो ये है बेटा निम्न जो अभिक्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण अपन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमने अभी विधि काम में ली है कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं, अपन चार्ट के माध्यम से पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सी विधि काम में लेंगे, भर्जन विधि। और भर्जन विधि किस में काम आती है, सल्फाइड गैस में। तो HGS ये भी सल्फाइड का एस्क है, और कॉपर सल्फाइड ये भी किसका एस्क है, सल्फाइड का एस्क है। तो दोनों में ही कौन सी विधि है, भर्जन विधि। कौन सी विधि है, भर्जन विधि। और भर्जन विधि अपन पढ़ने वाले हैं अभी। तो भर्जन विधि में वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिस धातु का अपन शोधन कर रहे हैं, जिस सल्फाइड को गर्म कर रहे हैं, उसी का क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो मध्यम वर्ग के धातु हैं उनका शोधन किस प्रकार से किया। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनके एस्क या तो कार्बोनेट के होंगे या फिर किसके होंगे, सल्फाइड के होंगे। तो अपन ने सारणी में देखा कि जो कार्बोनेट के हैं उनके लिए विधि काम में लेते हैं अपन कौन सी, निस्तापन, और सल्फाइड के लिए काम में लेंगे भर्जन लेंगे। तो भर्जन है क्या विधि है, भर्जन विधि है कि जब सल्फाइड एस को अपन वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, किस पर करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जो यह प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं अपन, भर्जन कहते हैं। ऐसे ही दूसरी विधि है निस्तापन। तो निस्तापन में किसका एस होगा, कार्बोनेट का एस होगा। तो कार्बोनेट एस को वायु की सीमित उपस्थिति में क्या करेंगे, वायु की सीमित उपस्थिति में वही गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी निस्तापन। क्या कहलाएगी, निस्तापन। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है
कि भर्जन काम में लेंगे सल्फाइड एस का सांद्रण के लिए और निस्तापन काम में लेंगे कार्बोनेट एस के सांद्रण के लिए। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। अब जैसे भर्जन है तो भर्जन में हम जिंक है, जिंक मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, तो जिंक का सल्फाइड है, सल्फाइड एस के रूप में है, तो इसको हम अधिक, हमने यहाँ लिखा है अधिक वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका तापन करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा और SO2 जो सल्फाइड एस का वो निकल जाएगा। उसके बाद में अगर कार्बोनेट की बात करूं तो ये यहाँ पर जिंक सल्फाइड, सल्फाइड गैस का, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट गैस का, तो यहाँ पर वायु की सीमित उपस्थिति रहेगी, मतलब ज्यादा वायु नहीं लेंगे, उसमें अपन गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड का धातु प्राप्त हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों ही विधि है, भर्जन और निस्तापन, दोनों विधि संपन्न होने के बाद में जो धातु प्राप्त होंगे दोनों से ही वो क्या प्राप्त होंगे, ऑक्साइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, देखो इससे भी ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और इससे भी क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्साइड। तो उस ऑक्साइड का हम क्या करेंगे बाद में, अपचयन, क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो हमने यहाँ पर ZnO प्लस कार्बन, कार्बन क्यों लिया है, क्योंकि कार्बन एक क्या है, अपचायक है, क्या है, अपचायक है। तो ZnO प्लस कार्बन, तो यहां पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर बच्चों बताओ अभिक्रिया कौन सी दी है, कौन सी अभिक्रिया हुई है, यहां पर अपचायक, अपचायक जुड़ा हुआ है तो मतलब किसी ना किसी का तो अपचयन हुआ है। तो बताओ अपचयन किसका हुआ है, यहां पर जिंक ऑक्साइड का, किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का, और ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कार्बन का। ये अपन पढ़ चुके थे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो ये अपचयन की प्रक्रिया है, इस अपचयन के लिए अपन जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना अपने, चाहे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये भी काम में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अगर मैं यहाँ पर ZnO की को अपचयन करने के लिए अगर यहाँ पर मैं सोडियम लूं, पोटेशियम लूं या कैल्शियम, कोई भी उच्च अभिक्रियाशील धातु ले लूं, तो यहाँ पर ZnO से पहले अभिक्रिया कौन करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर मान लो मैंने सोडियम लिया तो सोडियम तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाएगा और इस ZnO को यहाँ से हटा देगा, तो भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो अपन अपचयन कराने के लिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपन कार्बन नहीं लें, उच्च अपचायक है, तो उनके स्थान पर अपन जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनको भी ले सकते हैं। जैसे हम अपन लेके जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को यहाँ पर मैंने लिया है कि जो फेरस ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया मैं एल्युमिनियम से करवा रहा हूं, यानी ये हो गया किसका, आयरन ऑक्साइड हो गया। भाई आयरन ऑक्साइड से हमको शुद्ध आयरन प्राप्त करनी है, तो अब मैंने यहाँ पर प्रबल क्या ले लिया, अपचायक ले लिया, यानी कि ये ले लिया प्रबल ऑक्सीका अभिक्रियाशील धातु ले लिया। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो एल्युमिनियम है इस आयरन को यहाँ से हटाएगा और इसकी जगह पर खुद लग जाएगा, जैसा कि अपन ने विस्थापन अभिक्रिया में पहले ही देख चुके हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसी के यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है और यहाँ पर प्राप्त होगी ऊष्मा। और ये जो ऊष्मा है ये इतनी ज्यादा ऊष्मा होगी कि जो धातु प्राप्त होगी, यहाँ पर जो धातु प्राप्त होगी, धातु वो गलित अवस्था में होगी। कैसी होगी, गलित अवस्था में होगी, गली हुई होगी। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, थर्मेट अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, थर्मेट अभिक्रिया। यही अभिक्रिया है कि थर्मेट अभिक्रिया क्या है कि जो रेल की पटरियां या जो मशीनरीज हैं उनके जॉइंट जोड़ने के लिए हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो जॉइंट होते हैं वो बहुत मजबूती से जोड़ने होते हैं, तो यहाँ पर इस विधि द्वारा अपन उनको जोड़ सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी, थर्मेट अभिक्रिया। जी बच्चों समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का
निष्कर्षण। तीसरे हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनका अपन निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, तो अपन ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका निष्कर्षण करेंगे अपन विद्युत अपघटन विधि से। किससे करेंगे, विद्युत अपघटन से, यानी तो किससे करेंगे, गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। यानी गलित क्लोराइड यानी जो क्लोराइड विलयन है वो लेंगे और उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे और उससे हमको क्या प्राप्त होंगे, ये धातुएं प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि ये धातुएं प्रकृति के अंदर कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। ये कहीं ना कहीं किसी के साथ में यौगिक बना करके रहती हैं। जैसे अब विद्युत अपघटन करेंगे, अपघटन यानी कि विद्युत, तो विद्युत के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। तो धातुओं के अंदर, धातुओं की परिभाषा के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे सोडियम है, धातु है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्याग करके क्या बना है, Na, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिया और देने से क्या बना, सोडियम बना। ऐसे ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन एनोड पर, क्लोरीन है जो नेगेटिव होती है और जो किस पर व्यवस्थित हो जाएगी, एनोड पर, और कैथोड पर कौन हो जाएगा, सोडियम, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो ग्रहण यहाँ पर ये दो स्थिति है, दोनों स्थितियों में आप समझ पा रहे होंगे कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो कैथोड पर तो हमें क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु। क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु। कहां प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी। क्यों, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज और धातुएं कैसी है, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि जैसे अपन विद्युत प्रवाहित करेंगे उसमें, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, त्यागेगा। क्या करेगा, त्यागेगा, और एक ही त्याग सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर, इनकी संयोजकता के अंदर। क्यों, क्योंकि इनका संयुक्ता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक ही त्याग सकता है। तो ये हर एक धातु की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर। और इधर क्लोरीन है, तो क्लोरीन दो हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती हैं। तो ये नेगेटिव है, इसलिए ये क्लोरीन के एनोड पर एकत्रित हो जाएगी और शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी। तो ये है तीनों प्रकार के धातुओं का निष्कर्षण, यानी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों अलग अलग विधियों से। अब हम यहाँ पर करेंगे धातुओं का परिष्करण। क्या करेंगे, धातुओं के परिष्करण की जो सबसे उत्तम विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या करते हैं अपन, इन जो धातुओं में जो अशुद्धियां शेष रह गई हैं, जो इन विधियों से शुद्ध नहीं हुई हैं, कुछ अवशेष स्वरूप रह गई हैं, तो उनको अपन वापस इस विधि के माध्यम से क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। पुनः उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये डायग्राम के अंदर अपन समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, जिसमें कॉपर धातु है, उसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं। तो यहाँ पर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपन को पता है धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, किधर, एनोड से किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इस एनोड के ऊपर कॉपर की क्या जम जाती है, परत जम जाती है। और जो बाकी एविले अशुद्धियां होती हैं वो इस एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन अशुद्धियों को कहते हैं एनोड पंख, एनोड पंख या अपद्रव्य, अपद्रव्य। तो एनोड पंख के एविले अशुद्धियां हैं जो कहां पर निक्षेपित होती हैं, एनोड पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें हम अपद्रव्य कहते हैं या एनोड पंख कहते हैं। तो यहां पर है ये धातुओं का परिष्करण, यहां पर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। संक्षारण, संक्षारण के अंदर अपन पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई धातु आर्द्र वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो वो संक्षारित
हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे चांदी है तो चांदी संक्षारित होकर के काले रंग की हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी कि उस पे काले रंग की परत जम जाती है। तो जो यहाँ पर काले रंग की जो परत जमती है वो किसके कारण जमती है? वो जमती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। ये याद रखेंगे, किसके कारण जमती है? सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी पर परत जमती है। उसके बाद में है कॉपर है, तो हमने पढ़ा है कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारित हो जाता है। तो ये जो हरे रंग की परत है तो वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की। ऐसे ही आयरन है, तो आयरन पर भूरा रंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संक्षारित होने के बाद में जंग। तो जो जंग भूरे रंग की है वो क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड होता है। तो ये 3 प्रकार की जो जंग है, यानी इन तीनों धातुओं के ऊपर जो ये परत चढ़ी हुई है, ये इन सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और फेरस ऑक्साइड की होती हैं। इनके बाद में ये क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। लेकिन ये एक बार संक्षारित होने के बाद में ये इनको संक्षारण से भी बचाती है। क्या करती है? संक्षारण से भी बचाती है। एक बार संक्षारण हो गया, कॉपर कार्बोनेट की इसके ऊपर परत जम गई, कॉपर के ऊपर हरा रंग का हो गया, तो जब तक अगर उसको साफ नहीं करो वो वापस पुनः संक्षारित नहीं होगी। इसीलिए उससे ये एक बार बनने के बाद में उससे उसकी सुरक्षा भी करता है। तो इसकी सुरक्षा हम संक्षारण की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? किस प्रकार से अपन धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं? जैसे पहला है पेंट लगाकर, जैसा कि अपन सब घरों में करते हैं। कोई भी नई सामान लाया धातु का, पहले क्या करेंगे? पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट। और घर वाले भी अगर पेंट नहीं करें तो जीने नहीं दे, भाई पहले पेंट कर। ग्रीज लगाकर, कोई भी पार्ट्स धातु मशीनरी है उनको बचाने के लिए अपन उसमें क्या कर देते हैं? ग्रीज लगा देते हैं। यसद लेपन। यसद लेपन क्या प्रक्रिया है? इसको अपन समझें कि यसद लेपन जो आयरन होता है, लोहे के ऊपर किसकी? जेड यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत चढ़ाते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो है यसद लेपन। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है क्रोमियम लेपन, क्रोमियम की परत चढ़ाना। एनोडीकरण अपन पढ़ चुके हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत जमना। और हम संक्षारण से बचा सकते हैं मिश्र धातु बना। जी हाँ, अगर अपन किसी धातु को मिश्रित कर दें और मिश्रण के बाद में उसके क्या होंगे? जो सारे के गुणधर्म है वो गुणधर्म भी बदल जाएंगे। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचा सकते हैं। तो मिश्र धातु भी अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी मिश्र धातुएं काम में लेते हैं। और जैसे पहली है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील है वो हमने 3 धातुओं से मिलकर बनाई है, जैसे आयरन, निकिल और क्रोमियम। पीतल, कॉपर और जिंक। कांसा, कॉपर और टिन। और सोल्डर है वो भी लेड और टिन से बनाई है। अब यहाँ पर आप बात करें, जैसे सोल्डर है, भाई टांका लगाते हैं तो टांका लगाने का जो तार होता है वो इतना नरम होता है कि तुरंत थोड़ी सी विद्युत दी और वो पिघल जाता है। लेकिन आप बात करें यहाँ पर लेड और टिन, यानी टिन बहुत मजबूत धातु है, लेड जिसको अपन शीशा वो भी मजबूत है, लेकिन दोनों के मिक्सर से इन दोनों के गुणधर्म बदल गए और एक नया ही क्या बना है? धातु बना है सोल्डर, जिसके गुणधर्म इन दोनों से क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार से भी अपन इनको संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे अगर हम शुद्ध चीजों की बात करें, जैसे लोहा है, लोहा अगर शुद्ध है, शुद्ध अवस्था की बात करें कि प्योर शुद्ध, तो लोहा प्योर शुद्ध बहुत नरम होता है, तो उसको अपन काम में नहीं ले सकते। उसके कोई भी अपन मशीनरीज या कोई भी औजार या कुछ भी नहीं बना सकते। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसमें 0.05% क्या मिला देते हैं? कार्बन मिला देते हैं। उसके बाद में ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ऐसे ही सोना है, जिसको अपन बोलते हैं सोना कि आभूषण बनाते हैं, ज्वेलर्स के रूप में ज्यादातर सोने का उपयोग में होता है। तो जो शुद्ध सोने को बोलते हैं अपन 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट जो सोना है उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध सोना। उसका मतलब माप है ये 24 कैरेट। तो 24
कैरेट अगर सोना है तो उसके हम आभूषण पहली बात तो बना ही नहीं सकते। क्यों? वो बहुत नरम होता है, उसके आप आभूषण बनाओगे तो फिर पहन नहीं पाओगे। तो इसलिए उसमें हम या तो मिलाएंगे चांदी या मिलाएंगे कॉपर। तो उसके बाद में वो क्या हो जाता है, यानी थोड़ी अशुद्धि के रूप में है चांदी और कॉपर, लेकिन यहाँ से ये बना 22 कैरेट। और इसके जो पहले गुणधर्म थे कि ये नरम था, उसके बजाय ये कठोर हो जाता है और इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ये थे मिश्र धातुओं के गुण। हमने इस चैप्टर का रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ संक्षारण, सुरक्षा और मिश्र धातु के अंदर से बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार यही पूछ लिए जाते हैं कि मिश्र धातु कौन सी मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बनी है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, रिवीजन को बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें। रिवीजन करते रहें, टाइम के अनुसार चलते रहें, ठीक है। और कोई भी समस्या हो कमेंट करें, अपने प्यारे भाई बहनों को, दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 4, जिसका अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।